रमेश जी और कुसुम जी को 3 बेटे और एक बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा है राजीव, दूसरे नंबर पर जुड़वा बेटा बेटी हैं राज और तान्या, और सबसे छोटा बेटा है साहिल, जो अभी कक्षा 8 में पढ़ता है। रमेश जी के घर नई बहू का आगमन हुआ था। नई बहू रिद्धिमा बेटे राजीव के साथ ही काम करती थी। शादी संपन्न हो जाने के बाद एक एक करके सभी चले गए। मेहमानों के शोरगुल से भरा घर सूना सा लगने लगा। अब रमेश जी वापस ऑफिस जाने लगे। राज और तान्या कॉलेज जाने के लिए किताबें समेटे सुबह घर से निकलने लगे। राजीव की भी छुट्टियां समाप्त हो गई। वह भी उठते ही झटपट नहा धोकर और नाश्ता कर ऑफिस रवाना होने लगा। रिद्धिमा ने भी ऑफिस फिर ज्वाइन कर लिया, पर सारे दिन उसे पति राजीव की याद आती रही। जब घड़ी देखती तो उसे लगता उसकी घड़ी चलना भूल गई है। दिन था कि किसी तरह काटे नहीं कटता था। सारा ध्यान शाम के 8 बजने पर अटका रहता, जब उसका पति से मिलना होता। राजीव और रिद्धिमा का प्रेम विवाह था। रिद्धिमा के पिता साधारण परिवार के थे। वे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में से गिन जाते थे। राजीव के परिवार के लोग अलग जाति के थे, पर राजीव के पिता ने पढ़ लिखकर एक निजी दफ्तर में नौकरी कर ली थी और रिद्धिमा और राजीव दोनों एक कंपनी में जॉब करने लगे थे, जिसमें ठीक ठाक वेतन था। दोनों की शिफ्टें अलग अलग थी, पर धीरे धीरे उससे लगने लगा जैसे उसके जीवन में कुछ कमी होने लगी है। शादी से पहले दोनों अपनी नौकरियों के बाद घंटों साथ रहते थे। अब अकेले में मिलने का सवाल ही नहीं था। रातें अलार्म घड़ी की कटु ध्वनि से टकराकर बिखरने लगी हैं। दोनों ऑफिस से लौटकर 2-4 मिनट ही साथ व्यतीत कर पाते कि शीघ्र ही राजीव के मित्रों की एक टोली उसे घेर लेती और उसकी शामें मित्रों के हिस्से चली जाती हैं। और शादी के बाद अचानक दोस्ताना छोड़ना राजीव के लिए मुश्किल हो चला था। प्रतीक्षा करती रिद्धिमा का मन व्याकुलता से भी भर उठता कि पहले वे दोनों साथ घंटों रहते, अब बस बिस्तर पर थके से साथ होते। वह मित्रों के साथ इतना समय बिताने पर पति से रुष्ट भी होती, परंतु उसके मित्र थे कि किसी तरह पीछा ही नहीं छोड़ते थे। अगर वे उसे घर से बाहर निकाल पाने में सफल ना होते तो वे वहीं धरना देकर बैठ जाते। ड्राइंग रूम में चाय कॉफी के दौर चलते रहते और रिद्धिमा अपने कमरे में अकेली बैठी कुढ़ती रहती। इतना ही क्यों, विवाह की सजावट और धूमधाम से भरे घर का एकाएक जैसे सारा नक्शा ही बदल गया था। घर में सफाई और व्यवस्था का अभाव एक तरह से स्वाभाविक ही था। रिद्धिमा ऐसे घर से आई थी जहां साफ सफाई स्वाभाविक तौर पर की जाती थी। राजीव का परिवार साफ सफाई के प्रति काफी उदासीन रहता था। साफ हो गया तो ठीक, वरना जैसा है पड़ा रहने दो। खाने पीने और हंसी चुहल के बीच किसी को टाइम ही कहाँ था कि इस ओर ध्यान दे। परंतु सबके चले जाने के बाद भी व्यवस्था में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा था। सब मेहमान अपनी अपनी चीजें बटोर कर चले गए थे। घर की चीजें जिस जिस दशा में थी, तहाँ तहाँ कपड़ों के अंबार, बेतरतीब बिखरे बैग्स और फर्नीचर, जमीन पर पड़ा कूड़ा, कोनों में पत्तलों और दोनों के ढेर, मिलने आने वालों को नाश्ता पानी कराकर कूड़ा कहीं भी फेंक दिया जाता। जूठन और हरदम भन भन करने वाली मक्खियों के कारण घर की दशा अनाथ की सी लग रही थी। किसी को इससे कुछ परेशानी नहीं थी। रिद्धिमा ने शादी से पहले इस बारे में सोचा था ही नहीं। स्टोर में खाली टोकरों और बासी मिठाई पर मक्खियां मंडराती रहती, जिसमें घुसते ही रिद्धिमा का दिल मिचलाने लगता। उसका मन होता वह झाड़ू लेकर जुट जाए और सारे घर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक साफ सुथरा करके सजा सवार दे, पर झाड़ू पर हाथ रखते ही सांस दौड़ी आती। अरे बहू, यह क्या कर रही हो? अभी तो हाथों की मेहंदी नहीं छूटी और तू झाड़ू को हाथ लगा रही है। क्या तेरे यह करने के दिन है? तुम हंसो खेलो, तुझे क्या करने की जरूरत है? इतने सारे करने वाले हैं, देख अब कुछ ना करना, कोई देखा तो क्या कहेगा? कितनी बदनामी होगी। लोग कहेंगे बहू आई नहीं कि सास ने हाथ में झाड़ू पकड़ा दी। चल अपने कमरे में बैठ, कुछ टीवी में देख जाके। राजीव की माँ को यह एहसास था कि ब्राह्मण की बेटी कैसे उनके घर में सफाई कर दे। उन्होंने एक बूढ़ी नौकरानी रखी हुई थी जो इधर उधर सरकाकर उल्टी सीधी झाड़ू लगाकर काम खत्म कर देती। रिद्धिमा के कुछ कहने पर वह उसे ऐसे देखती जैसे कह रही हो, तू कल की छोकरी हमें सिखाने चली है।
और रिद्धिमा का सारा उत्साह भंग हो जाता। उसे रह रहकर अपने घर का स्मरण हो आता और दिल भारी हो जाता। उसे लगता उसके माता पिता ने अनेक कष्ट सहकर भी जो ट्रेनिंग उसे दी थी वह उसका अंश मात्र भी घर में प्रयोग नहीं कर पा रही है। माता पिता ने तीनों बहनों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी थी। कॉलेज से डिग्री लेने के साथ साथ उसने हर खेल में भाग लिया था, तैराकी भी सीखी थी। इसके साथ ही साथ घर का हर काम सीखा था। उसके पिता का वेतन अच्छा था पर बहुत अच्छा भी नहीं, मगर उसके कितने ही रिश्तेदार ऊंचे ओहदों पर थे। बिना दहेज लिए उसे बड़े मान मनुहार से इस घर की बहू बनाकर लाया गया था कि ऊंचे घर की बेटी आ रही है। उनके दिन फिर अपने आप फिर जाएंगे। सादगी से चलने वाले रिद्धिमा के माता पिता के घर में गंदगी का नाम भी नहीं था। उनका छोटा सा घर सुख संतोष से महकते फूलों की तरह भरा रहता था। सुखी परिवार के लिए धन ही तो सबसे आवश्यक वस्तु नहीं, घर की स्वच्छता तथा सुचारू संचालन क्या कभी धन से खरीदा जा सकता है? विरासत में मिले बहुत से गुण कहीं ना कहीं दिखते ही हैं। रिद्धिमा के पिता को जाति का एहसास था और वे खुद जाति पाति के खिलाफ थे, और इसीलिए उन्होंने बड़ी खुशी से राजीव का शादी का प्रस्ताव मान लिया था। राजीव की माँ दिन भर चूल्हे चक्की में फंसी रहती। दिन भर घर के लोगों को वक्त बेवक्त खाना नाश्ता देने के अतिरिक्त उसे किसी बात से सरोकार ही नहीं था। रिद्धिमा कभी रसोई घर में घुसती तो वे मीठी झिड़की देती, बाहर चलो बहू, रसोई से तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा। रिद्धिमा किस मुंह से कहे कि उसके घर में भी खाना माँ ही बनाती है। हरदम मूवी, फिल्मी कहानियों और फिल्मी गॉसिप में डूबे रहने वाले देवर व फैशन की दीवानी ननद को वह देखती तो देखती ही रह जाती। फिल्मी बातों, फिल्मी कहानियों और गीतों में राज को जितनी रुचि थी उतनी तो उसे कॉलेज की पढ़ाई में न थी। तान्या नई नई फिल्में देख देख कर नए नए से फैशन के कपड़े बनवाने में मगन रहती। देवर और ननद कॉलेज जाने के लिए घर से निकलते पर शायद ही कॉलेज जाते। कभी किसी के घर, कभी किसी चौराहे पर चाय वाले के पास और कभी कैंटीन में बैठकर ही शाम को घर वापस आ जाते। और सबसे छोटा देवर आकाश, वह बस्ता लेकर निकलता तो गली के मोड़ पर ही गुल्ली डंडा खेलने बैठ जाता। साल 2 साल फेल होकर अगली क्लास में पहुंचना स्वाभाविक बात हो चुकी थी। नतीजा निकलने पर थोड़ी पिटाई करने के बाद सब कर्तव्य की पूर्ति कर देते और उसे फिर से उसके हाल पर छोड़ दिया जाता। मगर उसका पति राजीव इन सब से अलग था और इसीलिए वह अच्छा कमा रहा था। वह साफ सुथरा था, हर व्यक्ति के पास कुछ काम था और वह उसमें मस्त था। दूसरा क्या कर रहा है इससे किसी को सरोकार नहीं था। कभी कभी रिद्धिमा को लगता वह अकेली रह गई है। बिल्कुल अकेली। सबसे स्नेह और आदर पाने पर भी यह भावना कैसे उसके मन में प्रवेश कर गई, यह वह किसी तरह समझ नहीं पाती और उसके दिल के तार कसने लगते। विवाह से पहले उसने अपने जीवन की रूपरेखा कुछ दूसरी ही तरह की बनाई थी। राजीव सा प्रेमी पति और स्नेही आदर देने वाला ससुराल पाकर उसकी बहुत कुछ इच्छा पूरी हो गई थी, परंतु फिर भी बहुत दरारें थी जो उसे पूरा होने से रोक रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये दरारें बढ़कर उसकी सुख शांति को न भंग कर दे। वह जानती थी कि उसके विवाह पर ना जाने कितनों ने कानाफूसी की होगी। वह सोचा करती थी कि जब उसका विवाह होगा तो उसका पति होगा, छोटा सा एक घर होगा जिसमें हर वस्तु कलात्मक और सुंदर होगी। घर में फूलों से भरी गार्डन होगी, हमेशा हरे भरे रहने वाले पौधे होंगे, घर की हवा ताजगी और खुशबुओं से भरी होगी। पर अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे जेठ की तपती धूप ने उसके सारे फूलों को जला डाला और किसी भीषण आंधी ने उसके छोटे से घर की हर कलात्मक खूबसूरत चीज को धूल से ढककर एकदम बदरंग कर दिया है। उसे उस लड़के की याद दिलाता था जिसके माँ बाप ने रिद्धिमा का हाथ मांगा था, पर वह जानती थी कि निखिल एक नंबर का निकम्मा है। जब निखिल ने उसे राजीव के साथ घूमते देखा तो एक दिन एक छोटे होटल में जहाँ दोनों चाय पी रहे थे में आ धमका और राजीव से कहने लगा कि वह अपनी औकात में रहे। उसे भी धमकी दे गया कि यदि उसने जाति से बाहर कदम रखा तो बवाल करा देगा। यह तो राजीव के दोस्तों की देन थी कि वे निखिल को सही से समझाने आए थे
और दोनों का विवाह हो गया। कई बार रिद्धिमा सोचती कि क्या उसकी अपनी जाति का निखिल उसे ढंग से रखता, पर जब वह उसकी बड़ी भाभी से मिली तो साफ हो गया कि उस घर में तो हर समय कलेश रहता है, हर कोई गुरूर में रहता है और कोई भी मेहनत से कमाना ही नहीं जानता। हर एक को मुफ्तखोरी की आदत पड़ी थी। कुछ महीने पहले उसने निखिल को कुछ लफंगों के साथ बाजार में एक फल बेचने वालों को पीटते देखा था, जो उसने पूरे पैसे मांगने की हिमाकत कर चुका था। उसे अपने फैसले पर पूरा गर्व हो उठा था। वह अपने सपनों के टूटे टुकड़ों को फेंक कर जो पा सकी है उसे लेकर जीवन सार्थक मान ले, या इस परिवार रूपी वृक्ष की एक डाली यहाँ से कहीं दूर ले जाकर अपने सपनों की बगिया को सजा ले। बहुत सोचने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। बहुत समझने सोचने पर उसे लगा कि वह दोनों ही काम करने में असमर्थ है। ना तो वह अपने सपनों को कभी मन से निकाल सकेगी और ना ही इतनी इज्जत देने वाले सास ससुर ननद देवरों को छोड़कर पति के साथ नई गृहस्थी बनाकर ही सुखी रह सकेगी। उसे अपने सपनों को इसी घर में रहकर पूरा करना होगा। इन्हीं लोगों के साथ रहकर विरोधों को झेलकर उसे धीरे धीरे बहुत कुछ बदलना होगा। उसने अपनी चचेरी बहनों की दुर्गति देखी थी, जो उसी जाति में ब्याही गई पर रात दिन दहेज पर कमेंट सुनती, जरा जरा सी बात पर उनकी सांसें तुनक जाती। मित्रों के साथ ताश और गपबाजी में पति का समय गुजरे, यह बात रिद्धिमा को बहुत सताती। एक दिन मित्रों की बुलाहट होने पर राजीव उठा ही था कि रिद्धिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी चलूँगी आपके साथ। राजीव अचकचा गया। वहाँ मेरे मित्रों में? पर वहाँ तो एक भी औरत नहीं होती हैं, तुम बोर हो जाओगी। और फिर माताजी और पिताजी क्या कहेंगे? यही कि नववधु को अकेला छोड़कर मित्रों के पास बैठना आपको शोभा नहीं देता। बस मैं अभी आता हूँ। जब आ ही गए हो तो कुछ देर बैठ ही ले। रिद्धिमा मचल उठी। नहीं नहीं, मैं आपको आज नहीं जाने दूंगी। हम लोगों ने पिक्चर चलने का प्रोग्राम बनाया है। आज तो मित्रों को विदा करना ही पड़ेगा। पति को पत्नी के हट के आगे झुकना ही पड़ा और धीरे धीरे उसकी सारी शामें रिद्धिमा की हो गई। आकाश इम्तिहान में हमेशा की तरह फेल हो गया था। पिताजी और भाई से अच्छी तरह पिटने के बाद वह सुबक रहा था। रिद्धिमा का दिल उमड़ पड़ा। बेचारे छोटे देवर का दोष ही क्या था? यह सब घर वालों की उसके प्रति लापरवाही का ही नतीजा था। वह इसी तरह पढ़ेगा तो कितना पढ़ पाएगा? उसका भविष्य क्या होगा? नतीजा खराब निकलने पर मारपीट करने तक की जिम्मेदारी तो सब लेते हैं, परंतु पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने का अवकाश किसी को नहीं जाता। स्कूल नहीं जाता इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाता। शायद यह एक चक्कर था जो घूम रहा था। क्या वह भी उसकी बर्बादी की दर्शिका बनकर ही रह जाए? क्या वह आकाश कोई सहायता नहीं कर सकती? देवर की परीक्षा लेने पर उसे पता चला कि वह शिक्षा के हर पहलू से अनजान है और उसकी अधूरी शिक्षा को पहली सीढ़ी से शुरू करना पड़ेगा। उसे एक ध्येय मिल गया था। वह पूरे उत्साह से उसमें जुट गई। उसने पूरे 10 दिन की ऑफिस से छुट्टी ले ली। सारा दिन उसे पढ़ाया। बचे समय में उसने घर पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे घर में पौधों पर गमलों का प्रवेश होने लगा था। आंगन की सीमेंट तोड़कर ईंटें निकालकर किनारे किनारे क्यारियां बना दी गई। अब तो राजीव ने स्वयं इस काम में पत्नी की सहायता की थी। सब लोगों ने पढ़ी लिखी समझदार घर की बहू की उसकी सनक समझकर समझा, पर जब नन्हे नन्हे पौधे हरे हरे दिखने लगे तो सबको अच्छा लगा। उसे पता था किसी दिन इस बेजान से पौधों से पत्ते निकलेंगे और फूल खिलेंगे, फिर उनमें से रंग उभरेंगे और खुशबू की लहरें उठेगी। पर यह सब धीरे धीरे होगा। उसे बड़े धैर्य से उनकी देखभाल करनी होगी। रिद्धिमा ने सास की झाड़ू तो नहीं उठाई, परंतु जब समय मिलता तो वह घर में फैले हुए कपड़ों, बर्तनों और फर्नीचर को सहेजने में लग जाती थी। घर की व्यवस्था सुधारने का हर छोटा सा प्रयत्न उसके लिए संतोष का विषय हो गया था। खूंटी, अलगनी और गुसल खाने में पुराने स्टाइल से लटके ननद के नए से नए डिज़ाइन के कपड़े देख रेख के अभाव में बहुत जल्दी अपना रंग रूप खो देते थे। पुरानों को फेंक तान्या नए कपड़ों के ढेर लगाती रहती। क्या मिलता है इन नए नए फैशनों से? क्या वह उससे कुछ सीख कर लाभ उठा सकती है? यदि वह स्वयं ही कपड़े डिज़ाइन कर सकती तो कम से कम एक कला तो आती। रिद्धिमा को लगा कि उसे समस्या का समाधान मिल गया है।
वह ननद को अपने कपड़े स्वयं डिजाइन करने का सुझाव देगी। जितना वह स्वयं जानती है उससे उसे सीखने में मदद देगी। उसे विश्वास था कि कपड़ों की शौकीन तान्या इस क्षेत्र में अवश्य रुचि लेगी। उसका अनुमान ठीक ही था। इंटर की परीक्षा देने के बाद उसने घोषणा कर दी थी कि वह बीकॉम में न बैठकर डिज़ाइन स्कूल में भर्ती होगी। माता पिता उसके इस निश्चय पर बहुत नाराज़ थे। बीकॉम एमकॉम की डिग्री के सामने सिलाई में, क्योंकि उनमें पैसा नहीं था, की दृष्टि में मूल ही क्या है। परंतु एक बार निश्चय कर लेने की तान्या की जिद कोई सरलता से तोड़ नहीं सकता था। इस बात को तान्या के दिमाग में बैठाने के लिए रिद्धिमा को भी डांट जरूर मिला था, परंतु वह प्रसन्न थी कि वह एक बेकार शौक और थोथी पढ़ाई की जगह, जो केवल डिग्री के लिए की जा रही थी, ठोस कार्य के लिए सुझाव दे सकी थी। रिद्धिमा सुबह से शाम तक सास को खाना बनाते, सबको खिलाते देखती। वह कंघी तक करने की फुर्सत न जुटा पाती थी। रिद्धिमा उसे रसोई घर से खींच लाती, उसके सिर में शैम्पू करती। वह हंसती, अरे बहू, तुम्हें सजने संवरने के दिन है। अरे बहू, तुम्हारे सजने संवरने के दिन है। भला मैं सिंगार पिटार करती अच्छी लगती हूँ? पर रिद्धिमा एक ना सुनती। उसे नई साड़ी पहनवाती, फेस पैक लगाकर स्किन साफ करती, हल्का सा मेकअप कर बिंदी लगाकर छोड़ती। सास मुंह से मना करती, पर उसे कुछ देर रसोई घर से छुट्टी पाकर सज संवर कर अच्छा ही लगता। थका शरीर और मन ताज़ा हो उठता। रिद्धिमा सबसे शिकायत करती, तुम लोग जब चाहे आते जाते हो, जब चाहे खाना खाते हो। माँ जी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, दिन भर उन्हें रसोई घर से छुट्टी नहीं मिलती। क्या तुम लोगों का फर्ज नहीं कि उनका काम कुछ हल्का करो? सब एक ही साथ बैठकर खाना खा ले तो काम कितनी जल्दी खत्म हो जाए। कभी हंसकर, कभी बनावटी क्रोध दिखाकर वह सबको एक साथ खाना खाने पर विवश करने लगी। नई बहू का मन रखने के लिए ससुर भी ताश छोड़कर उठ जाते और खाने की मेज पर पहुंच जाते। राजीव की बुआ जी आई हुई थी। वह भाभी को रसोई घर से निकलकर मुंह हाथ धोकर कंघी चोटी करते देख रही थी। वह हंसकर बोली, वाह दीदी, घर में नई बहू क्या आई, लगता है कि तुम पर ही जवानी आ गई। इस उम्र में सजने संवरने का शौक लग गया है। तुम ही क्या देख रही हूँ, तुम्हारे सारे घर की रंगत बदल गई है। मुझे लगता ही नहीं कि यह पहले वाला घर है। माथे पर बिंदी लगाती कुसुम जी भी हंसी। हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, पर जब घर में पढ़ी लिखी होशियार बहू आ जाए तो अपने को बदलना ही पड़ता है। रिद्धिमा बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वह मुस्कुराई। उसने सुरुचिपूर्ण सजे घर को देखा और उसकी निगाह हरे भरे पौधों पर अटक गई। नन्हे नन्हे पौधे युवा होकर पत्तों से लदे थे। उनमें नन्ही नन्ही कलियां सिर निकाले झांक रही थी। उसे लगा अब देर नहीं, शीघ्र ही उसकी बगिया से रंग बिरंगे फूल खिल उठेंगे और उसका घर महकती हवाओं से भर उठेगा। वह प्रसन्न थी कि उसने परिवार के बाग से पौधा उखाड़कर अपनी दुनिया अलग नहीं बसाई। उसने उस बाग को ही संवार दिया। उसने अपना सपना टूटने नहीं दिया था। वह साकार हो उठा। सुख जाति के बड़प्पन में नहीं है, गुणों के सही इस्तेमाल से मिलता है। अब जब भी रिद्धिमा के माता पिता उससे मिलने आते, अब ना राजीव को संकोच होता, ना राजीव के माता पिता को, और ना ही रिद्धिमा के माता पिता को एहसास होता कि उनके परिवारों में कभी कोई खाई भी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।